देखो अभी कल आपको मैंने राजस्थान के एक सामान्य विस्तार एवं स्थिति की बताया था, लेकिन कल एक उसमें एक टॉपिक रह गया था कि राजस्थान के विश्व में और एशिया में स्थिति क्या है। तो विश्व में और एशिया में स्थिति को आज अपन जानेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊँ, देखो राजस्थान की स्थिति है ना, राजस्थान की स्थिति विश्व में उत्तरी पूर्वी भाग में है। राजस्थान विश्व में कौन से भाग में है? राजस्थान विश्व में उत्तरी पूर्वी भाग में है, उत्तरी पूर्वी भाग में है। ये आप नोट कर लीजिए उसमें। और एशिया में राजस्थान की स्थिति देखेंगे तो एशिया में राजस्थान की स्थिति क्या है? यहाँ पर एशिया में राजस्थान की स्थिति क्या है? दक्षिण पश्चिम भाग में। और राजस्थान की स्थिति अब भारत में कहाँ पर है? अब राजस्थान की स्थिति देखो, भारत में देखेंगे राजस्थान की स्थिति भारत में उत्तर पश्चिम भाग में है। राजस्थान की स्थिति भारत में उत्तर पश्चिम भाग में, वो कल रह गया था तो कल आप इसमें देख लीजिए। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे। देखो अब अपन देखेंगे कि भौतिक प्रदेश, अब हम देखेंगे कि भौतिक प्रदेशों का विभाजन। जो राजस्थान का ये मैप है, इस प्रदेशों को कितने कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से प्रदेश क्या है, उनकी स्थिति क्या है, वहाँ पर बारिश कैसी है, उनकी भूमि कैसी, इसको अपन अब देखेंगे। तो अपन सबसे पहले भौतिक प्रदेशों को देखो 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा गया है? तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग है इसका 4 भागों में है। तो इसका प्रथम भाग है, देखो उत्तर पश्चिम का रेतीला मैदान, उत्तर पश्चिम का रेतीला मैदान, ये है रेतीला मैदान। इसको बोलते हैं मरु प्रदेश। उत्तर पश्चिम का जो रेतीला मैदान है ना, उसको मरु प्रदेश ही बोलते हैं। और अब इसके बारे में पढ़ेंगे अपन, इसमें क्या है। देखो उत्तर पश्चिम का रेतीला मैदान है, इसको मरु प्रदेश बोलते हैं। इसको ये अपन थार का मरुस्थल है ना, जो भारत में राजस्थान में, उसको यही बोलते हैं थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल हो गया। अब देखो इसकी उत्पत्ति, तो इसकी उत्पत्ति हुई है 5000 वर्ष पूर्व। 5000 वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हुई थी। किससे हुई थी इसकी उत्पत्ति? इसकी उत्पत्ति हुई थी 33 सागर से। 33 सागर है, इससे इसकी उत्पत्ति हुई थी। 33 सागर का अवशेष है अब ये इस समय प्रेजेंट में ये। और अब देखो यहाँ पर इसके अब अपन ढलान की बात करते कि बस रेतीले मैदान में ढलान की किसकी तरफ है। तो मरुस्थल में ढलान की बात करते, इसकी ढलान है दक्षिण पश्चिम की ओर है। इसकी ढलान किधर को है? दक्षिण पश्चिम की ओर ढलान है। आप इसको नोट करते जाइए, इसकी दक्षिण पश्चिम की ओर ढलान है। और इस पर बात करते हैं, देखो रेतीला मैदान है तो यहाँ पर बालू पाई जाती है। तो बालू पाई जाती है तो देखो यहाँ पर जो बालू पाए जाते हैं और इनके स्पूत बनते हैं ना, उनको बोलते हैं धोरे और धरियन। धोरे व धरियन बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बालू का स्पूतों को बोलते हैं धोरे व धरियन। आप नोट करते जाइए। और अब बात करते हैं, देखो रेगिस्तान का मैदान है अब, जिसमें अर्धचंद्राकार रेत के टीले बनते हैं। अर्धचंद्राकार रेत के टीले बनते हैं, उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको? बरखान। उनको बरखान बोलते हैं। अर्धचंद्राकार रेत के टीले बनते हैं ना, उनको बरखान बोलते हैं। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा बरखान कौन से ज़िले में बनते हैं? चूरू जिला में बनते हैं राजस्थान में। और यहाँ पर आप ये नोट कीजिए, सबसे कम वनस्पति भी चूरू जिले में ही है। जंगल पाए जाते हैं सबसे कम चूरू जिले में है, जंगल सबसे कम। अब देखो रेतीले मैदान में अस्थायी झील होती है। तो अस्थायी झीलों को क्या कहते हैं? अभी अस्थायी झीलों को देखो टाट या रण बोलते हैं। अस्थायी झीलों बनते हैं ना, बारिश के मौसम में पानी भर जाता है जिनमें, तो उनको टाट या रण बोलते हैं अपन। और यहाँ पर देखो पानी की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। तो पानी की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है तो देखो
पेयजल के निर्माण के लिए यहाँ के लोगों ने टाँकों का निर्माण करते हैं। पेयजल हेतु किसका निर्माण करते हैं? टाँकों का निर्माण करते हैं पेयजल हेतु। और यहाँ पर सिंचाई के लिए बारिश के पानी को यहाँ पर संग्रहित किया जाता है। उस जिस जगह में या जिस चीज़ के द्वारा संग्रहित किया जाता है उसको बोलते हैं खड़ीन। सिंचाई करते हैं ना, उसको अपन बोलते हैं खड़ीन बोलते हैं इसको। और अब देखो रेतीला मैदान है। अब रेतीला मैदान में इसको भी अपन ने 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब देखो राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम है यहाँ पर शुष्क रेतीला मैदान, और इसका दूसरा भाग में बांटा गया अर्धशुष्क रेतीला मैदान में बांटा गया। अब देखो शुष्क रेतीला मैदान है जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, उसमें 2 जिले आते हैं। 2 जिले कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है जैसलमेर और दूसरा आता है उसमें जोधपुर। यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है। और अर्धशुष्क रेतीला मैदान है ना, इसमें घग्गर का मैदान आता है। घग्गर नदी है ना, घग्गर का मैदान आता है। एक तो घग्गर का मैदान आता है और दूसरा आता है हमें शेखावाटी क्षेत्र में आप जानते हो सीकर, चूरू, झुंझुनू ये शेखावाटी क्षेत्र में आता है। फिर एक आता है इसमें मारवाड़, जो पाली ये जिले हैं ना वो मारवाड़ में आते हैं। और एक आता है इसमें लूनी का मैदान। अब ये राजस्थान बांटा गया। अब देखो ये पूरा राजस्थान में ये जो शुष्क रेतीला मैदान है ना और अर्ध शुष्क रेतीला मैदान, ये दोनों लगभग 12 जिलों में फैले। कुल कितने जिले में फैले? कुल 12 जिलों में फैला है। 12 जिलों में विस्तार है इसका, कुल 12 जिलों में राजस्थान के। अब अपन ने मरुस्थल को पढ़ लिया। अब अपन दूसरे पढ़ेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश। क्या पढ़ेंगे? अरावली पर्वतीय प्रदेश अपन ये पढ़ेंगे। अब अरावली प्रदेश अपन पढ़ेंगे। देखो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है, तो आप जानते हो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है जो राजस्थान को लगभग 2 भागों में बांटती है। अब अपन पढ़ेंगे देखो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है ना, उसका विस्तार किस प्रकार। तो देखो अरावली पर्वतमाला का जो प्रदेश है ना, इनको बोलते हैं मेरू प्रदेश। क्या बोलते हैं? मेरू प्रदेश बोलते हैं इनको। अब देखो ये अरावली पर्वतमाला है ना, अरावली पर्वतमाला राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है 9.3% भाग पर अरावली पर्वतमाला राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है। अब अपन ने देखो अभी शुष्क रेतीला मैदान पढ़ा था, लेकिन उसको बताना भूल गए थे। शुष्क रेतीला मैदान है ना, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? शुष्क रेतीला मैदान राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 61.11% है। इसको आप नोट कर लीजिए, ये रह गया था। अरावली पर्वतमाला 9.3% भूभाग पर है। इसका उद्गम हुआ था अरब सागर से। और इसका कार्य कौन से काल की अरावली पर्वतमाला? अरावली पर्वतमाला है प्रीकैम्बियन काल की। क्या? प्रीकैम्बियन काल की अरावली पर्वतमाला है। और अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम क्या है? वलित पर्वतमाला है। वलित पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला। अब बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है 550 किलोमीटर, जो सिरोही जिले से झुंझुनू जिले तक है। इसका अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान में 80% है। अरावली पर्वतमाला है ना जो राजस्थान में 80% है।
अब अपन बात करते हैं, देखो अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस प्रकार है। देखो अरावली पर्वतमाला का विस्तार की बात करते हैं अपन, तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार है राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। राजस्थान पर्वतमाला है ना, जो राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। अब बात करते हैं अरावली पर्वतमाला सबसे ज़्यादा कौन से जिले में फैली है। सबसे ज़्यादा फैली है अरावली पर्वतमाला, फैली है सबसे ज़्यादा उदयपुर में। उदयपुर में सबसे ज़्यादा इसका फैलाव है। और सबसे कम फैलाव कहाँ पर इसका सबसे कम फैलाव है, अजमेर में। अजमेर में इसका सबसे कम फैलाव है और सबसे ज़्यादा फैलाव उदयपुर में है। अब अपन ने ये बात कर ली कि अरावली पर्वतमाला किस प्रकार। अब आगे चलते हैं। देखो अरावली पर्वतमाला की चोटियों की बात करते हैं अपन। देखो अरावली पर्वतमाला में बहुत सारी चोटियाँ हैं, उनमें कितनी ऊंचाई है अब बात करें। देखो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर है ना, जो पड़ता है सिरोही में। सिरोही में पड़ता है अरावली पर्वत। इसकी लंबाई ऊंचाई है 1722 मीटर। ये आप याद कर लीजिए, और जो बता रहा हूँ उनको आपको याद करना ही पड़ेगा। अब दूसरी चोटी है शेर पड़ती है सिरोही में, इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। इसके बाद बात करते हैं अपन जरगा पर्वत चोटी है। जरगा पर्वत चोटी है उदयपुर में। कहाँ पर है ये, उदयपुर में। और इसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। और इसके बाद में आती है अचलगढ़। कौन सी, अचलगढ़ कहाँ पड़ती है, अचलगढ़ भी पड़ती है सिरोही में। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 1380 मीटर। इनको आप याद कर लीजिए। देखो ये चीज़ें आपको याद करनी ही पड़ेंगी कि कौन सी चोटी है, कौन से जिले में और कितनी ऊंचाई है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। अब आगे चलते हैं, इससे अपन आगे चलते हैं। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ऊंची चोटी तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ चोटी है जो किस में पड़ती है, अजमेर में। और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 873 मीटर। और बात करते हैं अपन उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़ सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी अरावली की। आप कंफ्यूज मत हो जाना। देखो ये तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी थी, ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़। कहाँ पर पड़ती है, ये सीकर में पड़ती है। इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। अब अपन इसकी बात करते हैं राजस्थान में। देखो अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है, तो इसकी औसत की बात करते हैं अपन, तो इसकी औसत ऊंचाई है 930 मीटर है। राजस्थान में इसकी औसत ऊंचाई है। बात देखो अरावली पर्वतमाला है जो राजस्थान में मानसून की बारिश कराने में और जो अरब सागर की तरफ से कच्छ की खाड़ी से मानसूनी पानी आते हैं, जो कि वो इसकी समांतर होने के कारण बारिश नहीं हो पाती है। देखो अरावली पर्वतमाला है ना, जो बंगाल की तरफ से आने वाली मानसून है उनको राजस्थान में बारिश कराने में सहायक है। और जबकि कच्छ की खाड़ी से आने वाली मानसून पवनें इसकी लंबाई के समांतर होने के कारण ये राजस्थान में पवनें बारिश नहीं कर पाती और राजस्थान को पार कर देती है। देखो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है जो जल विभाजक का कार्य करती है। जल विभाजक का कार्य कैसे करती है। देखो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के जो पूर्व में, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला में जो पूर्व की तरफ की नदी हैं, पूर्व की तरफ से जो नदियाँ निकलती हैं ना, वो जाती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाती है। और जो पश्चिम की तरफ से निकलती है, वो जाती है अरब सागर में। इन नदियों का अपन आगे एक स्पेशल डालेंगे वीडियो, उसमें अपन बताएंगे। अब बात करते हैं दक्षिण अरावली प्रदेश है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आदिवासी लोग रहते हैं। ये आपको ध्यान कर लेना है। दक्षिण अरावली प्रदेश है उनमें आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं। और देखो दक्षिण अरावली के पर्वतीय प्रदेशों में जो आदिवासियों के द्वारा स्थानांतरित कृषि की जाती है, आदिवासियों के द्वारा जो स्थानांतरित कृषि की जाती है ना, उसको बोलते हैं अपन वालरा बोलते हैं अपन, उसको वालरा बोलते हैं। और जो मैदानी भागों में, यहाँ पर दोबारा देख लीजिए, मैदानी भागों में जो कृषि की जाती है ना, स्थानांतरित कृषि,
उसको बोलते हैं अपन दजिया। क्या बोलते हैं उसको अपन? दजिया। अब बात करते हैं अरावली प्रदेशों में जो दर्रे पाए जाते हैं ना, दर्रे, उनको क्या बोलते हैं? दर्रे। दर्रे होते हैं ना, दर्रों को बोलते हैं नाल। क्या बोलते हैं उनको? नाल। तो अपन मैं कुछ दर्रे लिख रहा हूँ, उनको आप ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लीजिए। एक देखो सांबर नाल है, सांबर नाल। सांबर नाल पड़ता है जयपुर में। सांबर नाल कहाँ पड़ता है? जयपुर में। और बरनाल है, कौन सा दूसरा नाल क्या है? बरनाल। बरनाल कहाँ पर पड़ता है? पाली में। अपन ने बात कर ली सांबरनाल जयपुर में और बरनाल पड़ता है पाली में। अब इसके बाद में एक दूसरा है देसूरी नाल। देसूरी नाल भी वही पाली में पड़ता है। पाली में अपन ने बात कर ली। अब ये सब, अब अपन बात करेंगे अरावली पर्वतमाला में प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं। तो प्रमुख पर्वतों की बात करेंगे। प्रमुख पर्वत, अब देखो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं अर्श की पहाड़ियाँ। अर्श की पहाड़ियाँ कहाँ पर पड़ती है? सीकर में। अर्श की पहाड़ियाँ सीकर में पड़ती है। फिर बात आ जाती है मालखेत। मालखेत की पहाड़ियाँ भी पड़ती है सीकर में। फिर आ जाती है नाकोड़ा की पहाड़ियाँ। नाकोड़ा पहाड़ियाँ या नाकोड़ा पर्वत पड़ता है बाड़मेर में। कहाँ पर पड़ता है ये नाकोड़ा पर्वत? बाड़मेर में पड़ता है। इसके बाद में अपन बात करें जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ की बात करते तो अपनी ये पड़ती हैं सिरोही में और वह जालौर में। कहाँ पर पड़ती है? वह जालौर में पड़ती है। इसके बाद में मालानी पर्वत हो जाए। जब मालानी पर्वत कहाँ पड़ेगा? बात करते हैं मालानी पर्वत की। मालानी पर्वत पड़ता है बाड़मेर। बाड़मेर व जालौर में। बाड़मेर में व जालौर में पड़ता है। फिर सुंधा पर्वत है एक राजस्थान में। सुंधा पर्वत पड़ता है राजस्थान में जालौर में। आप इनको नोट कर लीजिए, ये महत्वपूर्ण पर्वत हैं। और मुकुंदरावाड़ी की पहाड़ियाँ होती हैं। मुकुंदरावाड़ी की पहाड़ियाँ, मुकुंदरावाड़ी की पहाड़ियाँ पड़ती है राजस्थान में। देखो ये हाड़ौती संभाग है ना, हाड़ौती संभाग में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ इसमें पड़ती है हाड़ौती संभाग। हाड़ौती संभाग में है ना, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ इसमें पड़ती है। अब अपन बात करते हैं पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान की बात करते हैं। देखो राजस्थान में जो पूर्वी मैदान है ना, ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 23.3% है। और इसके अपन ढलान की बात करते हैं। ढलान की दर है इसकी, तो इसकी ढलान है उत्तर पूर्व की ओर। राजस्थान में इसकी ढलान है उत्तर पूर्व की ओर। इसका निर्माण किन किन के द्वारा है? इसका पूर्वी मैदान है ना, तो इसका निर्माण राजस्थान में एक तो बनास नदी और दूसरी है चंबल नदी और तीसरी है माही नदी और चौथी है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी के द्वारा जो बिल्कुल बलुई उपजाऊ मिट्टी लाई गई है, उसके द्वारा इनका निर्माण किया गया है। पूर्वी मैदान का निर्माण, यह सबसे उपजाऊ मैदान है। यहाँ उपजाऊ है, यहाँ पर तीनों फसलें की जा सकती है और बहुयात में यहाँ पर फसलों में उत्पादन भी होता है। और अब अपन बात करते हैं चौथे भाग में बांटा था राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को। हाड़ौती की बात करें तो हाड़ौती का है ना, तो कुल मैदान भाग है ना, कुल राजस्थान का क्षेत्रफल है, यह कुल उसका वो है, तो उसका क्षेत्रफल का ये 6.3% भाग पर है। 6.3% भाग पर हाड़ौती का मैदान पड़ता है। हाड़ौती का मैदान है ना, तो इसका धरातल कैसे? इसका धरातल है पथरीला। हाड़ौती का मैदान का धरातल है पथरीला। यहाँ पर सिंचाई देखो पथरीला है, तो यहाँ पर देखो नहीं तो यहाँ पर कृषि करने में बहुत ज़्यादा समस्या थी। यहाँ पर देखो नहर नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पर सिंचाई की जाती है तालाबों द्वारा। तालाबों द्वारा सिंचाई होती है। और यहाँ की मिट्टी की बात करते हैं, यहाँ की मिट्टी है काली मिट्टी है। और यहाँ पर देखो हाड़ौती का मैदान है, हाड़ौती का पठार है। यहाँ पर देखो अरावली पर्वतमाला व विंध्याचल पर्वतमाला मिलती है यहाँ आपस में।
ये संक्रांति क्षेत्र है। अब देखो यहाँ पर बोल गए थे तो पूर्वी मैदान में मिट्टी कैसी है। पूर्वी मैदान में मिट्टी की बात करते अपन, यहाँ पर बलुई मिट्टी है, बलुई मिट्टी है। और उसमें आपने देखा था कि थार के मरुस्थल में रेतीली मिट्टी है, जो अपना आज आपको सामने ये वीडियो बताया कि इसमें बताया कि भौतिक प्रदेशों में कैसे कैसे विभाजन किया है।